हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सभी लोग अपने सी टेट एग्ज़ाम की तैयारी के संबंध में बाल विकास के अंतर्गत विकास के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने अभी तक वृद्धि व विकास दोनों में अंतर वो हम पढ़ चुके हैं। साथ ही हम ये भी पढ़ चुके हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। बाल विकास के सिद्धांत को शुरू करने से पहले हम वृद्धि व विकास दोनों को एक बार फिर से जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, वृद्धि का तात्पर्य है बालकों में जन्म से ही कोशिकाओं के आकार में बढ़ोतरी के कारण, कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी के कारण, बालक के भार में, लंबाई में, जो भी अंगों में जो भी समय के साथ वृद्धि होती है वो सब वृद्धि के अंतर्गत आती है। और ये बालकों में होने वाली ये परिमाणात्मक वृद्धि, क्वांटिटेटिव वृद्धि, जिसको हम नाप सकते हैं, जो हमें दिखाई देती है, ये एक निश्चित आयु तक ही होती है। ये जीवन पर्यंत नहीं होती है। और वृद्धि का बालक के विकास में योगदान महत्वपूर्ण होता है। विकास में हमने जाना है कि विकास वृद्धि से व्यापक प्रक्रिया है। विकास में वृद्धि समाहित होती है। विकास न केवल परिमाणात्मक होता है बल्कि गुणात्मक भी होता है। विकास में दोनों ही परिमाणात्मक व गुणात्मक दोनों ही प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। विकास जन्म से प्रारंभ हो जाता है। गर्भाधान में बालक जब गर्भ में आता है वहीं से बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है। और व्यक्ति जब तक जीवित रहता है, बालक जब तक जीवित रहता है, बालक का विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास के अंतर्गत हमने ये भी जाना है कि विकास से व्यक्ति की कार्य क्षमता में फर्क पड़ता है। विकास परिमाणात्मक की तुलना में गुणात्मक ज़्यादा होता है, जबकि वृद्धि मुख्यतः परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव होती है। नंबर में कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाना, कोशिका की लंबाई बढ़ जाना, कोशिकाओं का भार बढ़ जाना, इसके कारण व्यक्ति की जो लंबाई, अंगों का भार, अंगों की लंबाई, जो भी चीज़ें बढ़ती हैं वो सब वृद्धि होती है। विकास में वृद्धि समाहित होती है। तो विकास ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बहुत बार हम कहते हैं कि बालक की लंबाई तो बढ़ रही है लेकिन अपेक्षित मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सामूहिक विकास नहीं हो रहा है, तो ऐसा विकास अधूरा कहा जाता है। अतः केवल वृद्धि ही विकास को परिपूर्ण नहीं करता है। विकास के लिए परिमाणात्मक विकास के साथ गुणात्मक विकास भी जरूरी है। हर्लॉक के शब्दों में हम जानेंगे कि हर्लॉक ने विकास को कैसे डिफाइन किया है। हर्लॉक के शब्दों में विकास केवल बड़े होने तक सीमित नहीं है, वरन इसमें प्रौढ़ावस्था से लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है। परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम, और इसका लक्ष्य क्या होता है? प्रौढ़ावस्था की ओर जाना। यानी विकास में परिवर्तन होते हैं और विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका क्रम भी निश्चित होता है। और साथ ही साथ वो जो परिवर्तन होते हैं वो सब प्रगतिशील होते हैं। यानी जो भी परिवर्तन होते हैं व्यक्ति के जीवन में, विकास
के फलस्वरूप व्यक्ति में जो परिवर्तन होते हैं वो व्यक्ति को पहले से अच्छी स्थिति में ले जाते हैं। यानी वो जो परिवर्तनों का क्रम होता है वो प्रोग्रेसिव होता है, सकारात्मक दिशा की ओर ले जाने वाला होता है। और इसके साथ ही इन्होंने क्या बोला हर्लॉक ने कि विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताएं व विशेषताएं प्रकट होती हैं। नवीन क्षमताएं आ जाना, नवीन विशेषताएं आ जाना, व्यक्ति का व्यवहार बदल जाना, व्यक्ति की क्षमताएं बढ़ जाना, ये सब विकास के फलस्वरूप होता है। मेरिडेथ ने बोला है कि अभिवृद्धि का संबंध केवल आकार में वृद्धि से है, जबकि विकास का प्रयोग विभेदीकरण के लिए अर्थ में होता है। विभेदीकरण यानी विकास का संबंध डिफरेंशिएशन से है। यानी विकास के फलस्वरूप व्यक्ति इतना परिवर्तित हो जाता है कि व्यक्ति समय के साथ परिवर्तित स्पष्ट लोगों को दृष्टिगोचर होता है। यद्यपि विकास को हम वृद्धि की तरह प्रत्यक्ष रूप से माप नहीं सकते हैं, किंतु विकास को हम अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन के रूप में या कार्य क्षमता में वृद्धि के रूप में हम अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। हमने ये भी जाना है कि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति के जीवन में जो भी अनुभव व्यक्ति को मिलते हैं उन सभी से व्यक्ति का विकास होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे विकास के नियम कौन कौन से हैं। विकास के नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन पर प्रश्न बहुत घुमा फिरा कर टेट, सी टेट तथा सुपर टेट जैसे परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। अतः इन नियमों को ध्यानपूर्वक समझना जरूरी है। पहला नियम है, फर्स्ट नियम है, विकास में परिवर्तन होता है। यानी डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस। यानी विकास में परिवर्तन होता ही है। व्यक्ति विकास के फलस्वरूप पहले से बदल जाता है। विकास में लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, जो परिवर्तन होते हैं वो दोनों होते हैं, दोनों ही शामिल है, परिमाणात्मक भी और गुणात्मक भी। गुणात्मक परिवर्तन व्यवहार में परिवर्तन, सोच में परिवर्तन, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, सांवेगिक व्यवहार में परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, मानसिक विकास होना, ये सब गुणात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। तो विकास में दोनों ही परिवर्तन समाहित होते हैं, परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों। यानी विकास में परिवर्तन होता ही है। व्यक्ति पहले से बदल ही जाता है, वो परिवर्तन दिखाई देता है, महसूस होता है, लेकिन उसको हम अप्रत्यक्ष तरीके से ही माप सकते हैं। दूसरा नियम है, विकास में प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। यानी अर्ली डेवलपमेंट इज ऑलवेज मोर इम्पोर्टेंट देन लेटर डेवलपमेंट। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक सेंटेंस बोला जाता है वैलेंटाइन का है कि इन्फेंसी पीरियड इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ। क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि शैशवावस्था में बालक के अंदर जो संस्कार, जो गुण, जो बातें बालक शैशवावस्था में सीख लेता है, उसका असर आगे की अवस्थाओं पर पड़ता ही है, जीवन पर्यंत पड़ता है। ये संस्कार इतने गहरे होते हैं कि इनको समय के साथ बदलना बड़ा कठिन काम होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों के विकास में जो पहले की अवस्था होती है वो बाद की अवस्था से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखने की है। दूसरा नियम ये है कि अर्ली डेवलपमेंट इज़ ऑलवेज मोर इम्पॉर्टेंट देन लेटर डेवलपमेंट। हमें पता है बालक के विकास की कई अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है शैशवावस्था, दूसरी अवस्था होती है बाल्यावस्था, तीसरी अवस्था होती है किशोरावस्था और फिर चौथी अवस्था होती है
प्रौढ़ावस्था। ठीक है, दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम है विकास, परिपक्वता तथा सीखने की उपादें। यानी विकास दोनों का गुणनफल है, परिपक्वता और सीखना। हम पढ़ चुके हैं, सीखना परिपक्वता के अभाव में संभव नहीं होता है। सीखने के लिए परिपक्वता का न्यूनतम स्तर प्राप्त करना आवश्यक है। परिपक्वता में न्यूनतम स्तर प्राप्त किए बिना व्यक्ति कोई किसी खास काम को नहीं सीख सकता है। अतः विकास सीखने से ही होता है और सीखने के लिए परिपक्वता का होना आवश्यक है। अतः विकास में तीसरा नियम ये है कि विकास परिपक्वता और सीखना दोनों से प्रभावित होता है, दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, दोनों की अंतःक्रिया की उपज होती है विकास। फिर चौथा नियम है विकास के पैटर्न की भविष्यवाणी की जा सकती है, क्योंकि विकास की दिशा निश्चित होती है। विकास हमेशा निश्चित दिशा में होता है, निश्चित दिशा में होता है। जैसे बालक में विकास की दो दिशा हम लोगों ने पढ़ी है। एक होता है मस्तिष्काधोमुखी विकास, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिफेलोकार्डल डेवलपमेंट। एक होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल ऑर्डर, जिसको बोलते हैं निकट से दूर का विकास या केंद्र से दूर का विकास। सिफेलोकार्डल या मस्तिष्काधोमुखी विकास का तात्पर्य है विकास हमेशा सिर के क्षेत्र में पहले शुरुआत होती है। सिर के क्षेत्र में जो भी अंग हैं उनका विकास पहले होता है, बाद में सिर से दूर वाले अंगों में यानी धड़ के हिस्से में जो हिस्सा जितना नीचे होता है धड़ में, उसका विकास उतना बाद में होता है। यानी हमेशा विकास सिर से धड़ की ओर होता है। इस तरीके के विकास को हम सिफेलोकार्डल ऑर्डर बोलते हैं या मस्तिष्काधोमुखी विकास कहते हैं। दूसरा क्रम होता है निकट से दूर का, यानी शरीर में जो केंद्र बिंदु है, जो केंद्र है, केंद्र के पास के जो अंग होते हैं उनमें पहले विकास होता है और केंद्र से जो अंग जितना दूर होता है उनमें विकास उतना ही बाद में होता है। यानी ये दो दिशाएं निश्चित हैं, तो हम इन्हीं निश्चित दिशाओं के आधार पर हम विकास की भविष्यवाणी कर पाने में समर्थ होते हैं कि बालक पहले सर उठाना सीखेगा, सर घुमाना सीखेगा, फिर वो धीरे धीरे करके हाथ चलाना सीखेगा, बाद में पैर चलाना सीखेगा। यानी ये क्रम निश्चित होता है क्योंकि अंगों का विकास भी निश्चित क्रम में होता है। अंगों के विकास की दिशा निश्चित होती है। फिर पांचवा नियम है विकास में वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। यानी व्यक्ति में विकास की गति भिन्न हो सकती है, किंतु विकास का क्रम हमेशा सेम रहेगा। यानी तो इसीलिए क्रम हमेशा किसी भी जाति के सभी सदस्यों में हमेशा समान होता है, लेकिन जो विकास की गति है, मात्रा है, वो व्यक्ति के हिसाब से भिन्न हो सकती है। यानी व्यक्ति पर विकास की मात्रा और विकास की गति निर्भर होती है। इसीलिए कहा जाता है विकास में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। फिर छठा सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। यानी विकास अविराम गति से हमेशा होता रहता है। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत कभी भी रुकती नहीं है। विकास की गति कभी तीव्र होती है, कभी मंद होती है, कभी इतनी मंद होती है कि हमें रुकी हुई दिखाई देती है, लेकिन वास्तविकता में विकास की गति कभी भी रुकती नहीं है। विकास जीवन पर्यंत होता रहता है। इसीलिए कहा जाता है विकास की प्रक्रिया सतत होती है, कंटिन्यूअस होती है। सतत शब्द का मतलब आप लोग समझते ही हैं।
सतत वो चीज़ होती है जो लगातार होती है, जिसके बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। सतत और असतत दो शब्द हैं, आप सब समझते हैं। परिवार में सदस्यों की संख्या असतत होती है। असतत का मतलब या तो 2 सदस्य होंगे या 3 सदस्य होंगे या 4 होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है बीच में सदस्यों की संख्या 2.5 हो, 2.25 हो, 3.25 हो, 3.5 हो। यानी ये जो नंबर्स फैमिली मेंबर्स हैं ये असतत नंबर हैं। लेकिन जो समय है, समय एक सतत चीज़ है। सतत मतलब समय में फ्रैक्शंस में, सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में कोई भी गैप नहीं होता है। यानी समय सतत चीज़ है। तो ऐसे ही विकास भी सतत चीज़ है। 2:15 भी बजता है, 2:30 भी बजता है, 2:45 भी बजता है। यानी दो नंबर्स के बीच में कितने भी नंबर संभव हो सकते हैं, उनमें कोई भी ब्रेक सतत नंबर में नहीं होता है। तो यानी विकास निरंतर होता है। यानी ये निरंतरता का सिद्धांत है। विकास कभी भी रुकता नहीं है। कभी तेज गति से, कभी मंद गति से, कभी हमें रुका हुआ महसूस होता है, लेकिन विकास कभी रुकता नहीं है। फिर विकास में क्रमबद्धता विद्यमान होती है। हाँ, विकास एक निश्चित ऑर्डर को फॉलो करता है, एक निश्चित क्रम को फॉलो करता है। वो हमने पहले बताया है ना। तो विकास में निश्चित क्रम होता है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो इसी क्रम के आधार पर हम भविष्यवाणी कर पाने में समर्थ होते हैं। फिर इसके बाद 8वां नियम है, विकास में दिशा निश्चित होती है। वो भी हम बता चुके हैं कि विकास की दिशा निश्चित होती है, तभी हम भविष्यवाणी कर पाते हैं कि बालक पहले क्या काम करेगा किस आयु में, फिर उसके आगे की आयु में क्या करेगा। बस व्यक्तिगत भेद के हिसाब से गति में, विकास की गति में व्यक्ति व्यक्ति के हिसाब से अंतर पाया जाता है, लेकिन क्रम निश्चित होता है, दिशा निश्चित होती है। विकास समान प्रतिमान के सिद्धांत का पालन करता है। 9वां सिद्धांत ये है, विकास हमेशा समान प्रतिमान के सिद्धांत का पालन करता है। यानी डेवलपमेंट फॉलोज ऑलवेज प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यानी विकास के समान प्रतिमान का तात्पर्य है कि हर जाति के सदस्यों के विकास का एक अपना निश्चित क्रम होता है। तो किसी भी जाति के जो भी सभी सदस्य होते हैं, उनके विकास का क्रम भी निश्चित होता है। जैसे मानव एक जाति है, मानव जाति में जो मानव के बच्चे हैं, उनके विकास का एक निश्चित क्रम है। ऐसे ही कुत्ता एक जाति है, कुत्ते जाति के जितने भी बच्चे होंगे उनके विकास का क्रम निश्चित होगा। पक्षियों भी एक अलग जातियाँ हैं, उनके बच्चों का भी विकास का क्रम अलग होता है, लेकिन किसी भी पक्षी जाति में जो बच्चों में विकास का क्रम होगा वो निश्चित होगा। जैसे उसी प्रकार से मानवों में जितने भी बच्चे होंगे उनके विकास का क्रम निश्चित होता है। इसी के आधार पर हम सही ढंग से भविष्यवाणी कर पाने में समर्थ होते हैं। विकास का क्रम हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। और जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब ये है कि बालक सबसे पहले चीज़ों को होल रूप में देखता है, ये ध्यान रखना है। फिर बाद में विशिष्ट चीज़ों को देखता है। जैसे बालक सबसे पहले अगर पेड़ देखना है तो पूरे पेड़ को देखेगा, फिर पेड़ में कोई ख़ास तरीके का फूल है या कोई ख़ास तरीके की पत्ती है या कोई ख़ास विशेषता है, उसको बाद में देखेगा। यानी एज ए होल चीज़ों को पूर्ण रूप में पहले देखता है, और पूर्ण के अंदर जो कहीं कोई विशेषता है उस विशेषता पर बालक का ध्यान हमेशा बाद में जाता है। तो ये जो क्रम होता है इसको हम बोलते हैं, विकास का क्रम हमेशा फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है ना। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं फ्रॉम होल टू पार्ट्स होता है। कभी भी पार्ट टू होल नहीं होता है। पहले हमेशा होल टू पार्ट होगा,
बाद में फिर वो पार्ट से होल की तरफ देखेगा। ये हमेशा याद रखना है। इसको अगर ऐसे कहा जाए, विकास का क्रम हमेशा सामान्य से विशिष्ट होता है, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इसको दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, विकास का क्रम फ्रॉम होल टू पार्ट, पहले होगा बाद में होगा पार्ट टू होल। तो ये हमेशा याद रखना है। फिर एकीकरण का सिद्धांत, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। यानी बालक में जितनी भी चीज़ें होती हैं सब एक साथ होती हैं। बालक में कोई भी विकास अकेले नहीं होता है। अगर शारीरिक विकास हो रहा है तो उसके साथ साथ जुड़ा हुआ मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास भी होता है। इसीलिए बालक का जो विकास होता है वो बहुआयामी होता है। विकास के फलस्वरूप जो परिवर्तन होता है, विकास के अन्य पक्षों, किसी एक पक्ष में अगर कोई विकास होता है बालक में तो उसका अन्य पक्षों पर भी असर पड़ता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, बालक में पहले संपूर्ण अंगों को पहले चलाना सीखता है, बाद में विभिन्न भागों को चलाना सीखता है। और इसके अलावा एक ही मतलब विकास के विभिन्न अंगों में आपसी क्या होता है, सामंजस्य होता है, समन्वय होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि विकास के केवल एक पक्षों का विकास हो, विकास के केवल एक पक्ष में विकास हो और उसका असर उससे संबंधित दूसरे पक्षों पर ना पड़े। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, बालक जैसे जैसे एज में बढ़ता है वैसे वैसे उसकी न केवल लंबाई, भार, ये सब चीज़ें बढ़ती हैं, बल्कि उसका सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास, मानसिक विकास वो भी परिवर्तित होता है। फिर इसके बाद विकास का एक नियम और है, विकास की गति हमेशा लीनियर ना होकर रेखीय नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, स्पाइरल होती है, वर्तुलाकार होता है। विकास हमेशा लीनियर क्रम में ना होकर, रेखीय ना होकर के स्पाइरल होता है। मतलब विकास एक सीधी रेखा में ही हमेशा आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि विकास में कभी गति तेज होती है, कभी गति मंद होती है, कभी हमें लगता है कि विकास रुक गया है, लेकिन वास्तविकता में रुकता नहीं है। जैसे विकास में ऐसी बहुत सी अवस्थाएं आती हैं कि कभी कभी पहले की अवस्था में तेज़ी से विकास हो रहा है, बाद की अवस्था में विकास हमें रुका हुआ महसूस होता है। लेकिन विकास में आगे के परिवर्तनों के लिए विकास में थोड़े समय के लिए गति मंद पड़ जाती है, ताकि वो आगे के परिवर्तनों के लिए अपने आप को तैयार कर सके। इसी कारण विकास हमेशा वर्तुलाकार होता है, मतलब विकास की गति हमेशा स्पाइरल होती है। ये याद रखने की चीज़ है। इसके अलावा विकास में सभी आयाम शामिल होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक आदि। विकास के सभी आयाम आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इनमें ऐसा कभी नहीं होता है कि एक आयाम में परिवर्तन हो तो उससे दूसरे आयाम प्रभावित ना हो। यानी एक आयाम में परिवर्तन होने से दूसरे आयाम भी प्रभावित होते हैं, ये भी नियम है। फिर एक चीज़ और है, विकास हमेशा वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का उपज होता है। अभी हमने पहले बताया था, विकास परिपक्वता और सीखने की उपज होता है। और यहाँ पर एक बात ये भी याद रखने की है, विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया की उपज होती है। हम बता चुके हैं विकास को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारकों में आनुवंशिकी कारक क्या करता है, विकास की सीमा निर्धारित करता है। उस सीमा से आगे जा कर के बालक का विकास संभव नहीं होता है, किंतु अच्छे वातावरण के द्वारा, अच्छी सुविधाएं दे करके हम बालक का विकास आनुवंशिकी ने जो सीमा निर्धारित की है उसके अंतर्गत हम अच्छे वातावरण की सहायता से बालक का अधिकतम विकास सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत बार आनुवंशिकी से प्राप्त अच्छी क्षमताएं भी
अच्छे वातावरण के अभाव में विकसित होने से रह जाती हैं। अतः बालक के विकास में वातावरण की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। तो बालक के विकास को दोनों ही पक्ष महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, आनुवंशिकी कारक भी और वातावरणीय कारक भी। दोनों में से किसी की भूमिका को नज़रअंदाज करके हम बालक के विकास को सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। एक सिद्धांत है बालक के विकास का, परमार्जिता का सिद्धांत। ये प्रिंसिपल ऑफ मोडिफिकेशन, यानी ये सिद्धांत बालक के विकास में वातावरण के महत्व को दर्शाता है। ये सिद्धांत कहता है अच्छे वातावरण के द्वारा हम विकास की गति को तीव्र कर सकते हैं, विकास की मात्रा को भी बढ़ा सकते हैं। बालक को अच्छा माहौल, अच्छी सुविधाएं, अच्छे संसाधन, प्रेरणा, प्रोत्साहन, सुविधाएं दे करके हम बालक के विकास की गति को तेज कर सकते हैं, विकास की गति की दिशा को भी सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ये प्रमुख विकास के सिद्धांत हैं। इन पर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सभी को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें स्टूडेंट्स जो भी बातें समझ में ना आई हो वो कमेंट्स के माध्यम से मुझे अवगत कराइएगा। मैं आगे के वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करूँगा। साथ ही मेरा सभी स्टूडेंट्स से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक ज़रूरतमंद छात्रों तक पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि मेरे प्रयास से अधिक छात्र लाभान्वित हो सकें और अपनी परीक्षाओं की तैयारी करने में इससे मदद ले सकें। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल जो है, सभी छात्रों से अनुरोध है उसको भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो आपकी तैयारी के संबंध में बनाएं वो आपको समय से प्राप्त होते रहें। और आप लोग सभी लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार करते रहिए और साथ ही हम भी प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाऊं किसी अगले टॉपिक पर। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे ढंग से करते रहें। नमस्कार।